हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्राइम डाटा के बारे में। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ब्रीफ रखेंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और ये वीडियो बहुत बोरिंग भी नहीं हो। बहुत लोगों के लिए ऐसा डाटा थोड़ा सा अनसेटलिंग हो सकता है, बट आई वुड ट्राई टू कीप इट ब्रीफ ताकि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए या काम करने के लिए, तो आप अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और आप यहाँ पर रहते हुए क्राइम और सिक्योरिटी को लेकर के अवेयर रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो भी डाटा मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड डाटा है। पिछली किसी वीडियो में मैंने हेल्थ रिलेटेड डाटा शेयर करते हुए कहा था कि न्यूजीलैंड में अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि कुछ दिन आप पैरासिटामोल वगैरह लेकर जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स सबसे पहले आपको यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लग गया था, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ये इंडिया नहीं है तो क्या हुआ, आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। वेल, इट इज व्हाट इट इज। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा इंटेंशन डाटा शेयर करना है, किसी को भी किसी भी तरीके से डिमीन करना इज नॉट माई इंटेंशन। पहले कुछ जनरल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। 23-24 के डाटा के हिसाब से बात करें तो न्यूजीलैंड दुनिया की टॉप 5 पीसफुल कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे क्राइम काफी लो रेट है, बट दैट डजंट मीन कि एग्जिस्ट करता नहीं है। न्यूजीलैंड जनरली काफी पीसफुल है, बहुत ही वेलकमिंग कम्युनिटी है, बट ओवरऑल ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 5.3 मिलियन के आसपास है और ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी की बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर्स के बीच में क्लैश होना, फाइनेंशियली एक दूसरे से अलग होना, कल्चरल बिलीव्स अलग होना, इन सब के कारण कई बार क्राइम्स ऑब्वियसली थोड़े से ज्यादा होते हैं। जब आप बड़ी सिटीज के बारे में बात करते हैं वहां पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी ज्यादा एक्सपैंड होती है और इसीलिए वहां पर जो क्राइम्स है वो भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। न्यूजीलैंड में काफी जगह काफी सुनसान रहता है, बहुत ही पीसफुल है, इसलिए भी क्राइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप सुनसान एरिया में मिलेंगे तो आपके अगेंस्ट क्राइम करना काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज सुनसान जगह पे यू आर मोर वल्नरेबल। हर साल करीब 29 से 32% लोग किसी न किसी तरीके का क्राइम फेस करते हैं। अगर पूरे न्यूजीलैंड में टॉप 3 क्राइम की बात करें तो वो है थेफ्ट यानी चोरी, बर्गलरी यानी सेंध लगाना, घर खिड़की दरवाजे तोड़कर घुसना और चोरी करना, और तीसरा आता है फ्रॉड। फ्रॉड में हर तरीके का फ्रॉड आता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी आते हैं, इमिग्रेशन फ्रॉड्स भी आते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड फ्रॉड्स भी आते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जनरली हम कहते हैं कि इंडिया में यंगस्टर्स ज्यादा हैं, तो ये एक डेवलपिंग कंट्री है। न्यूजीलैंड में एल्डरलीज ज्यादा हैं, तो फाइनेंशियल क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड एल्डरलीज के साथ ज्यादा होता है। और आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ पे इंटरनेट, एआई हर चीज अवेलेबल है, वहां पर एल्डरलीज के साथ फाइनेंशियल क्राइम होना बहुत बहुत कॉमन है। और इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेती रहती है। कहीं पर भी इस वीडियो में अगर मैं वायलेंट क्राइम के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है सेक्सुअल असॉल्ट या फिर फिजिकल असॉल्ट, जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं थी। अगर मैं फैमिली वायलेंस के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्राइम जो कि फैमिली के मेंबर्स के द्वारा की जाती है, चाहे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, पार्टनर्स हो या फिर स्पाउसेस हो। थेफ्ट, बर्गलरी और फ्रॉड टॉप 3 क्राइम्स तो हैं ही, लेकिन ये वायलेंट क्राइम्स में नहीं आते हैं। वायलेंट क्राइम्स बर्गलरी से रिलेटेड कभी कभी हो जाता है, जब कोई घर तोड़ के आपके घर में घुस रहा है और वहां पर 2 पार्टीज के बीच में फोर्सफुल एक्शन हुआ, वहां पर कई बार वायलेंट क्राइम्स हो जाते हैं, बट अदरवाइज वायलेंट क्राइम की मात्रा काफी कम है। वायलेंट क्राइम न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। और 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डाटा देखें तो 157,000 के आसपास लोगों ने वायलेंट क्राइम रिपोर्ट किया है। करंट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 2029 तक वायलेंट क्राइम्स को 20,000 के अंडर लेके आएंगे, 20,000 कम करेंगे, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऐसे सर्वेज वगैरह ऑर्गेनाइज करता रहता है। जनरली किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम होता है ऐसा कहीं पर भी रिपोर्टेड नहीं है। हाउएवर जो बहुत ही यंग लोग हैं या फिर एल्डरलीज हैं उनके अगेंस्ट क्राइम ज्यादा होता है। LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम थोड़ा ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, और जो माइग्रेंट्स हैं ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट रेसिज्म या कल्चर रिलेटेड क्राइम ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। अगर कम्युनिटी बेस्ड बात करूं तो इंडियंस क्राइम करते भी हैं और इंडियंस के साथ क्राइम होता भी है। अभी बहुत रिसेंट न्यूज है एक इंडियन कपल की जिसने अराउंड $2 मिलियन का फ्रॉड किया था विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज, और ये सीरियस फ्रॉड ऑफिस द्वारा इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा था। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले की न्यूज है जहां पर एक इंडियन लड़के का मर्डर हो गया था और वो उसी के दोस्त के द्वारा किया गया था, जिसका नाम भी बाद में रिवील किया गया था। आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उस सोसाइटी को जानिए, अपने आसपास के लोगों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिए और अपनी सिचुएशन को लेकर भी थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए। न्यूजीलैंड में किसी भी शहर का सिटी सेंटर जो है वहाँ पे क्राइम रेट हमेशा आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्लब पार्टीज वगैरह ज़्यादा होती हैं, लोग सिटी में ज़्यादा आते हैं रात के टाइम में, इसीलिए सिटी सेंटर में क्राइम रेट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का मुंबई कह सकते हैं, बड़ी सिटी है, कमर्शियल सिटी है, वहाँ पे कमर्शियल क्राइम्स ज़्यादा होते हैं। कोस्ट सिटी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ से ज़्यादा होता है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। मानुकाउ सेंट्रल जो एरिया है या वेस्ट ऑकलैंड का जो एरिया है उसे ऑकलैंड के हाईएस्ट क्राइम रेट एरिया में गिना जाता है। क्राइस्टचर्च में लिनवुड और सिटी सेंटर का एरिया हाईएस्ट क्राइम रेट में आता है, और वेलिंगटन सिटी सेंट्रल के एरिया को हाईएस्ट क्राइम रेट एरिया में गिना जाता है। हर सिटी के सबर्ब्स में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के क्राइम्स होते हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज ऑपरेट होते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, मेन रोड के आसपास हूँ मैं, तो यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी कम है। हाउएवर यहाँ से अगर आप 2-3 किलोमीटर आगे पीछे चले जाएंगे तो वहाँ पे थेफ्ट और बर्गलरी की रिपोर्ट हमेशा आती रहती है। हर सिटी में अच्छी बुरी जगह होती हैं, लोकेशंस होती हैं। इट इज अप टू यू टू बी अवेयर एंड टू नो योर सोसाइटी। इसके पहले भी मैंने जब सोशल गैदरिंग के बारे में एक वीडियो बनाई थी वहां पर भी मैंने कहा था कि किसी को भी अप्रोच करने से पहले देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वो लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं भी या नहीं, आपको किसी से जाके मिलना भी चाहिए या नहीं। यू शुड बी अवेयर आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर किसको अपने घर पे इन्वाइट कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको स्टूडेंट हॉस्टल प्रोवाइड करती हैं, तो आप स्टूडेंट एरिया के आसपास ही रहें, यूनिवर्सिटी के आसपास रहें, ताकि आप एक सीसीटीवी ऑपरेटेड एरिया में रह सकें और आपको काफी हद तक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल सके जब तक आप शहर को समझ रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर कार में आप कोई भी वैल्यूएबल्स, इवन बेसिक चीजें भी सामने छोड़कर नहीं जा सकते। एंड बाय बेसिक चीज आई मीन जैकेट और ग्रोसरी भी। कई बार इन चीजों के लिए भी आपकी कार का ग्लास तोड़ दिया जाएगा और सामान लूट लिया जाएगा, और ऐसा मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। तो कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी कार का फुल इंश्योरेंस लीजिए अगर आप रेंट पे कार ले रहे हैं तो, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी सारा खर्चा उठा सके। दूसरी चीज, वैल्यूएबल्स को अपने साथ कैरी करिए। अगर आप न्यूजीलैंड में घर खरीद रहे हैं तो देखिए कि आप कैसी जगह पर रह रहे हैं, लोकेशन को समझिए, सोसाइटी को समझिए, वहां की पुलिस से कॉन्टेक्ट करिए ताकि आपकी फैमिली और आपका घर दोनों सिक्योर रह सके। बर्गलरी इतनी कॉमन है न्यूजीलैंड में कि घर तो इंश्योर होते ही हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स या डैमेजेस, लेकिन उन्हें बर्गलरी के अगेंस्ट भी इंश्योर करना जरूरी है। और सिर्फ घर ही नहीं, घर के अंदर के जो वैल्यूएबल्स हैं वो भी, दैट इंक्लूड्स योर लैपटॉप, टीवी, एक्सपेंसिव काउचेस और फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एनीथिंग। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सारा डाटा वहां पे मिल जाएगा कि घर में रखी हुई कौन कौन सी चीजें आपको सिक्योर रखनी चाहिए। इससे अलावा कम्युनिटी पेजेस से कनेक्ट रहिए, वहां पर लोग अपने साथ हुए स्कैम के बारे में, फ्रॉड के बारे में, थेफ्ट के बारे में बताते हैं और अपने घर के सीसीटीवी कैमरास का स्नैपशॉट भी देते हैं, ताकि अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं वो भी करें और खुद भी अपने घर के आसपास की सिचुएशन को लेकर अवेयर रहे। कम्युनिटी फेसबुक पेजेस और नेबरली काफी कॉमन पेज है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके आसपास में क्या चल रहा है। किसी भी सोसाइटी की तरह सारे क्राइम पुलिस तक नहीं पहुंचते। कई बार लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते पुलिस के पास जाना, या लोगों को लगता है बहुत ही छोटी सी बात है, या कई बार लोग थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं कि हम कैसे जाएं, कैसे बात करें। बट ध्यान रखिए, स्पेशली अगर आप एक इमिग्रेंट हैं तो, कि अगर आप अपनी कंट्री से बाहर हैं, आपके साथ किसी ने थोड़ा सा रूड बिहेव किया है, कोई आपके साथ फोर्सफुली कुछ करना चाह रहा है, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो, आपकी प्रॉपर्टी को छीनना हो या कुछ भी, प्लीज उसे रिपोर्ट करिए। अगर आप रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट अपने आसपास किसी से बात करिए, ताकि भगवान न करे आपके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपके आसपास के लोगों को या किसी को जानकारी हो कि आपके साथ कैसी सिचुएशन चल रही थी। अगर आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट राइट इट समवेयर। कुछ चीजें न्यूजीलैंड पुलिस बहुत ही क्लियरली कहती है। पहली, कि कहीं पर भी आप ट्रैवल
कर रहे हैं, अपने ट्रैवल प्लान्स के बारे में किसी न किसी को पता होना ही चाहिए। अगर आप किसी को नहीं भी जानते न्यूजीलैंड में, तो जहां से आप निकल रहे हैं और जहां पे आप जा रहे हैं वहां पर बता दीजिए कि मैं यहाँ पर नया हूँ, नई हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर कि मैं वहां पर पहुंचूं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सके। जनरली 5 से 10 मिनट अगर आप लेट होते हैं किसी भी मीटिंग के लिए या कहीं पर भी पहुंचने के लिए, तो लोग इसे डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। लेकिन अगर आप आधे घंटे तक लेट हो गए, दैट इज कंसर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आपने किसी को इन्फॉर्म किया है, लोग अवेयर रहेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तो दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड रीच थ्रू दी अथॉरिटीज। न्यूजीलैंड में अगर मैं अपने क्राइम रिलेटेड एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि एक टीनेजर्स के ग्रुप ने थोड़ा सा हैरास किया था, रेसिस्ट कमेंट्स वगैरह किए थे, और इसके बारे में मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने ऑफिस में सबको एक रिटन ईमेल डाली थी टू मेक श्योर दैट एवरीवन नोज कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या अगर लोग मुझे अपसेट देख रहे हैं तो लोगों को पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड एक्चुअली आई गॉट अ वेरी नाइस सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मुझे ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वर्बली किसी को कुछ भी बोलने से अच्छा है कि अगर कोई मुझे हैरास कर रहा है, मैं अपना कैमरा निकालूं, और कैमरा निकालते ही नॉर्मली लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ साल पहले कुछ फ्लैटमेट्स रखे थे जो इंडियंस ही थे, बट दे वर नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल, और उनके एक्शंस एट वन पॉइंट इतने ज्यादा खतरनाक हो गए थे कि मुझे एक्चुअली पुलिस को बुलाना पड़ा था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इन सब बारे में बताया ही नहीं कि अपनी सेफ्टी कैसे रखो, अकेले रह रहे हो, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करो, फ्लैटमेट्स को ला रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके राइट्स क्या है एज अ टेनेंट। बहुत सारी चीजें आती हैं इन सब चीजों में। मैं फ्लैटिंग या टेनेंसी से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आप वर्स्ट फ्लैटमेट स्टोरी जानना चाहते हैं मेरी, तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, बट मे बी इन सम अदर वीडियो। और वहां पे मैंने क्या गलतियां की वो भी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। ध्यान रखिए, अगर आपकी लाइफ पर कोई भी इफेक्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके का इफेक्ट हो, वो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स को भी पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ। जस्ट ब्लाइंड फोल्ड होकर कहीं पर भी जाना या अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इग्नोर करना इज नॉट अ गुड थिंग। ओवरऑल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, वेल लिट एरिया में रहिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, मेन रोड पर चलिए, वैल्यूएबल्स को बहुत ज्यादा दिखाकर मत चलिए, किसी अनजान व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात मत करिए। लिफ्ट लेना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग अनलेस एंड अनटिल इट्स एन इमरजेंसी फॉर यू। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने फोन में रखना जरूरी है। न्यूजीलैंड का इमरजेंसी नंबर है 111111। किसी भी तरीके की इमरजेंसी पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेड अलर्ट हर किसी के लिए लेके चलिए, चाहे वो आपकी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो आपकी कम्युनिटी के बाहर के लोग हों। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ओवरवेलम नहीं करना चाहती थी मैं किसी को, तो आई होप कि आज की जो वीडियो है उससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अलर्ट रहने वाली चीजों के बारे में पता लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल नहीं भी लगी है तो भी प्लीज मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा, ताकि मैं वो वीडियोस बनाऊं जिससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।